नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये रही आपके सामने इम्पोर्टेंट मैथ क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है, उसकी चौथी क्लास। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। यू कैन असेस योर सेल्फ एंड एवेल्युएट। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। ये रहा आप लोगों के सामने पहले क्वेश्चन। एक a circle is drawn inside a square and a rectangle is drawn in one corner of the square whose dimensions are 20 and 10. Then find the area of the square. तो भाई कहानी कुछ ऐसी है। एक सर्किल एक स्क्वायर के अंदर है और एक कॉर्नर पे उसके रेक्टेंगल है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सर्किल ले लेता हूँ। एक स्क्वायर ले लेता हूँ। ये रहा मेरा स्क्वायर, ठीक है। अब मैं लेता हूँ एक सर्किल मुझे बनाना पड़ेगा खुद ही, आप ये देखते जाओ। ये मान लो मेरा सर्किल है, ठीक है। अब ये कह रहा है इधर पे एक मैंने रेक्टेंगल बनाया एक कॉर्नर पे इसके, ठीक है, जिसकी साइड वो कह रहा है ये 20 है और ये 10 है, ठीक है। अगर मैं इसको रेडियस मानता हूँ तो ये मेरी रेडियस होगी, मानता क्या हूँ, ये रेडियस होगी सेंटर से और ये भी मेरी रेडियस होगी। आप खुद ही बताओ, अगर मैं इसके डायरेक्ट पैरेलल लाइन खींच देता हूँ ऐसे और ऐसे, तो आप ये बताओ अगर ये 20 है तो ये भी तो 20 होगी मेरी। अगर ये 10 है तो ये भी तो मेरी 10 होगी और ये पूरी रेडियस है मेरी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि R-10 होगी? बिल्कुल कह सकता हूँ। और इसी तरीके से ये R-20 होगी। अब ये बताओ आप, जब ये R-10 हो गई, ये R-20 हो गई, तो क्या ये डायगोनल जो होगा वो इधर से 90 बना के ट्रिपलेट नहीं बनाएगा? तो अगर R-20, R-10 और हाइपोटेनस का मैं ट्रिपलेट, अगर मुझे हल्का सा भी आप लोगों को अंदाज़ा होगा तो 30, 40, 50 हज़ार क्लियर नहीं हो रहा। अगर मैं R की जगह 50 ले लूँ तो 50 - 20 30, 50 - 40 10 40, तो 30 40, ये मेरी 100% 50 आएगी। ये अगर मेरी 50 आएगी तो ये R की वैल्यू ही मेरी 50 होगी, राइट। R की वैल्यू अगर मेरी 50 हो जाएगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी जो स्क्वायर की साइड होगी वो 100 होगी। जब ये 100 होगी तो ये भी 100 होगी। तो स्क्वायर का एरिया पूछा है ना, तो 100 × 100 10,000, 10,000 को ही बोलते हैं 10 के, ठीक है। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम अ लाइट हाउस ऑफ अ हाइट 3√3 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी coming from opposite direction are 30 and 60 respectively if CB has a mirror. अच्छा, what is the distance between ship A and its reflection in the mirror? खैर भाई बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में देखा तो नहीं, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में आ जाए, मेंस में CGL या CHSL के। तो वही करते हैं, इसमें फिजिक्स का भी एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये रहा भाई लाइन और ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, ठीक है। इधर पे भी एक शिप है, ये मैं शिप बना लेता हूँ, ठीक है। इधर पे भी एक शिप है,
अब भाई क्या कह रहा है, ये हो जाएगी उसकी हाइट, ठीक है। इधर से जो एंगल बन रहा है और इधर से जो एंगल बन रहा है, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया मेरा 60 डिग्री, ठीक है। अब आप ये बताओ कि इधर पे एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है। इधर पे एक मिरर बना हुआ है, आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो इमेज कितनी दूरी पे बनती है? आप जितनी दूरी पे खड़े होगे इमेज जस्ट उसके पीछे उतनी दूरी पे तो बनेगी। अगर मैं इधर से देखूंगा, खड़ा होकर मैं देखूंगी, ये सिर्फ अपना ही इमेज देखेगा, तो जस्ट इसके पीछे जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली, इसका जस्ट डबल ही तो दिखाई देगी। तो ये क्या पूछ क्या रहा है मेरे से, रिफ्लेक्शन और उसकी खुद की डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो भाई जितना इसकी इधर डिस्टेंस होगी उतनी ही उसकी इमेज उधर दिखाई देगी। तो जस्ट इसका डबल ही तो पूछ रहा है मेरे से, और कुछ है ही नहीं कुछ इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं इधर से देखूँ sin 30 से देखूँगा अगर मैं, तो sin 30 ये 1, tan 30 लगाऊंगा 1/√3 और इधर से आ जाएगा √3/1, जस्ट अपोजिट हो जाएगा √3/1। तो अगर मैं √3 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये भी √3 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3, तो 3 + 1 4, तो 4 मुझे जस्ट डबल निकालना है, 8 की वैल्यू निकालनी है मुझे। और √3 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है पहले हाइट, तो √3 कितने गुना है, √3 = 3√3 है कि नहीं है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 की वैल्यू 3 गुनी आ गई, 1 की वैल्यू 3 टाइम्स आ गई। तो मेरी 8 की वैल्यू कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स, 8 3 = 24। अच्छा क्वेश्चन था। किशन बाय अ प्लॉट फॉर ₹1,25,000, he sell 1/4 of the land at a loss of 10%. If he want to gain 20% on the overall transaction, at what price must he sell the remaining land? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का बेस्ट क्वेश्चन है ये, जिसको कर सकते हैं आप लोग, काफ़ी सारे तरीके हैं लेकिन मैं इसे करूँगा मिक्सचर एंड एलिगेशन से, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हुए भाई 1/4 बेचता है 10% के लॉस पे, ठीक है, मैंने 10% का लॉस ले लिया इधर, ठीक। इफ़ यू वांट टू गेन 20% ओवरऑल, 1/4 बेच दिया और 20% उसे ओवरऑल पे चाहिए प्रॉफिट, तो भाई ठीक है 20% इधर ओवरऑल उसका लिख लेते हैं कि उसे 20% चाहिए। अब इधर इसने रेशियो जो जाएगा 1 और 1/4 बोले तो 3 बचा इधर, एक लैंड उसने बेच दी, 3 पार्ट उसके बचे। मुझे वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट ये वाली, तो अगर मैं देखूं तो इन दोनों का मैं इसको x मान लेता हूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो -10% प्लस 3x और इन दोनों का जोड़ के इस पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसे ही तो निकालते हैं एक भी वैल्यू, 3 1 4 20 चौक 80%, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 10% उधर जाएगा 90%, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 30%। तो मेरे को ये पता चल गया कि जो मेरी x की वैल्यू है वो है 30%, ये जो वैल्यू है वो है मेरी 30%। अब आप ये बताओ कि लैंड तो ये है, मतलब ये CP है, ठीक है। तो इसको इस पे तोड़ूंगा मैं 125 को, और फिर जो मेरा ये वाला आएगा पार्ट जो आएगा, इसको मुझे कह रहा है कितने में बेची, तो मैं उसका 130% निकालूंगा, तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। अगर मैं इधर करता हूँ आप लोगों के सामने 125, मतलब 125K लिख देता हूँ मैं इसको, आप लोगों को भी एग्ज़ाम में 0 0 नहीं करने हैं। 125K हो गया,
ये अगर ये 1:3 है तो मुझे चाहिए 3/4 की वैल्यू। 3/4 में मुझे प्रॉफिट देखना है ना। 3/4 कर दिया इसका। अब इसको मुझे करना है सेल 30% पे। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी 13/10, राइट। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा अगर अच्छे तरीके से, तो आप देखो इधर मैं 25 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट ईजी करने के लिए। तो 25 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो इधर पर 25 4 जा 100, ये बन जाएगा 1000 और 1000 से के मेरा ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं मल्टीप्लाई तो करने से रहा, तो मैं इसका यूनिट डिजिट पहले चेक कर लेता हूँ। अंतिम 15 5 आएगा यूनिट डिजिट, तो मेरे 2 ऑप्शन तो चले गए। जब 2 ऑप्शन चले गए तो अब 2 ऑप्शन तो बचे ना मेरे पास, तो मैं इन पे क्या करता हूँ, डिजिटल सम लगा देता हूँ। 5 2 7 1 8, ठीक है। इधर आएगा डिजिटल सम 8, इधर 3, इधर 4 और इधर 7, तो 7 चौक 28 डिजिटल सम आएगा 1 1 3 3 3 8 24, 24 का आएगा डिजिटल सम 6। तो इसका डिजिटल सम 6 आया। मैं दोनों आंसर में डिजिटल सम 6 देखता हूँ अगर, तो ये वाला दूसरा वाला जो ऑप्शन है 2 1 3 6 3 9 5 2 7 इस पे नहीं बन रहा, तो मेरा आंसर 100% यही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक, क्वेश्चन था, अच्छा था। The sum of two number is 84. If one number is decreased by 15% and the other number is increased by 19%, then the number of 10 are equal. तो ये तो आप लोगों ने क्वेश्चन कई बार किया ही होगा मेरे हिसाब से, फिर भी कर लेते हैं एक बार और। सम ऑफ टू नंबर इज 84। एक को बढ़ाया जाता है कितना, 15%। तो 15% बढ़ाया मैंने, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। इनकी डिक्रीज किया जाता है, सॉरी, तो ये आ जाएगी फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी 17/17 आ जाएगी, हाँ 17/25 आ जाएगी डिक्रीज करने के बाद, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है इसकी। और दूसरी जो है मेरे को इंक्रीज करनी है, तो ये आ जाएगी +19 ये आ जाएगी +19 एक सेकंड रुकिएगा, +19/100, ठीक है। ये आ गई, ये दोनों मेरी वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या है कि नंबर जो ऑब्टेंड की जाती हैं वो इक्वल हैं। तो भाई if one number is decreased by 15%, चौरासी, ये मैंने गलत लिख दिया इधर, -3/20 होना चाहिए फ्रैक्शनल वैल्यू, पता नहीं माइंड किधर था। -3/20 भाई फ्रैक्शनल वैल्यू -3/20 तो होगी, डिक्रीज करूँगा तो भाई मैं इसको सेल करूँगा तो ये 17 पे जाएगा, मैं इसको सेल करूँगा तो ये 119 पे जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है दोनों इक्वल हैं, तो मैं इस पर 7 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 7 × 7, अब हो जाएंगे दोनों इक्वल। तो मेरे से पूछा क्या है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या कीजिए, तो 20 7 140, 140 -100, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 40, सही तो है, 40, ठीक है, 40 आया मेरा आंसर। लेकिन सम ऑफ टू नंबर इज 84, तो मतलब 140 और 100, 240 की वैल्यू दी हुई है 84, तो 84/240, और मुझे वैल्यू निकालनी है अपनी 40 की। तो 4 6 जा 24, और ये आ जाएगा 12 वो 14 आंसर हो जाएगा।
आया आप लोगों को समझ में? फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने ये लिख ली, ठीक है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ये, अगर मैं इसको सेल करूँगा तो 119 में जाएगा, इसको सेल करूँगा तो 17 में जाएगा। अब मेरे को क्या करना है भाई, सेलिंग प्राइस तो दोनों को इक्वल करना है, तो मुझे 17 और 19 को इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं 17 का अगर 7 में मल्टीप्लाई करूँ तो 119 हो जाएगा। तो 7 का मैंने ऊपर करा दिया, 7 का नीचे करा दिया। अब मेरे से पूछा है कि भाई संख्याओं के बीच का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, तो संख्या तो मेरी ये है ना दोनों, तो 140 माइनस 100, तो मतलब 40 की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम जो दिए हुए हैं उनका मतलब 240 की वैल्यू 84 दिए हुए हैं, तो मेरे से 40 की वैल्यू पूछी है, तो 40 की वैल्यू 14 आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan 4 थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 4 थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। तो देरी ना करते हुए करते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, इसमें cos में चेंज करना है, तो मैं पहले इसको tan के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको tan के फॉर्मेट में लिखूँ तो tan 4 थीटा, और मैं इसको लिख दूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ मैं, tan स्क्वायर थीटा, और इधर लिख देता हूँ 1, क्योंकि 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब मैं अगर देखूँ तो tan 4 थीटा और 1 tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नहीं 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 नहीं, मैं इधर से tan कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर से tan कॉमन ले लेता हूँ, तो tan स्क्वायर मैं कॉमन लूँगा अगर, तो इधर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू 1, ठीक है। tan स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब अगर मैं देखूँ तो tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस यहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं cos 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा में देखूँ तो cos 4 थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan 4 थीटा, और इधर मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, इसी की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। तो tan 4 थीटा और tan स्क्वायर थीटा, इसी की वैल्यू तो 1 मैं पहले लिख चुका हूँ ये, तो बस मैच कर गया। आंसर नंबर इज 1 इज करेक्ट। A vessel contains 75 liters of pure milk. 1 liter of milk is removed and replaced with water. If this process is repeated one more time, 36% of the water remain in the vessel. Find the value of y. भाई मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों ने पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन आप इसका तरीका देखो सॉल्व करने का। मुझे नहीं पता कि शुरुआत में कितना लीटर 75 लीटर मिल्क था, लेकिन मैं मिक्सचर मान लेता हूँ 100% था, ठीक है। 100% मिक्सचर था लास्ट में, लेकिन शुरुआत में 100% प्योर मिल्क था, तो वाटर जो 0 था। अब लास्ट में कुछ भी हुआ वो बीच में मुझे नहीं पता है, लेकिन लास्ट में 36% पानी बच जाता है। पानी से गेम किया गया होगा, खेला गया होगा, तभी पानी मिलाया गया होगा, तभी लास्ट में पानी बच रहा है। तो भाई मुझे 100% प्योर मिल्क था, 36% अब उसमें पानी हो गया, तो ये बताओ आप मुझे, इसमें अब दूध कितने परसेंट बचा है लास्ट में, तो आप कहेंगे 64, सही है। मैं दूध लेके चल रहा हूँ, मिल्क इधर जो था वो 100% था, लास्ट में मिल्क बचा 64। तो आप ये बताओ ये प्रोसेस कितनी बार की गई है। 1 लीटर ऑफ मिल्क रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड एक बार ये, इफ़ द प्रोसेस इज रिपीटेड 1 टाइम मोर, भाई 2 बार कर दी गई ना, तो 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो यही है, तो इसका जस्ट अंडर रूट निकालो आप, 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8। मतलब भाई एक बार में 10 से 8 हो रहा था, मतलब 2 निकाल रहा था मैं, 2 निकाल रहा था किस में से, 10 में से, जस्ट 100। तो ये 20% निकल रहा था हर बार मिक्सचर मेरा,
और मिक्सचर की वैल्यू स्टार्टिंग में थी कितनी, 75। 75 का 20% 1/5 मतलब इज इक्वल टू 15। 15 लीटर मिक्सचर में हर बार निकाल रहा था। आया आप लोगों को समझ में? अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा तरीका है करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। tan a इज इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 8a। तो ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रखने का जो वो था, रखने का क्या बोलते हैं, आपको रिवाइज कराना था इसलिए रखा हुआ था, क्योंकि इसमें 3 फार्मूले जो होते हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आपको मैं फार्मूले लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना अपने नोट्सों में। जो tan 2a जो होता है 2 tan a अपॉन 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। और जो sin 2a जो होगा वो होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। और जो cos 2a होगा 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये फार्मूले आप लोग नोट कर लो, बहुत अच्छे फार्मूले हैं, बहुत काम के, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों को। चलिए करते हैं क्वेश्चन। फिर मैंने बस बता दिया कि आप लोग इसे याद रखें, ठीक है। तो sin 8a चाहिए मेरे को, तो मैं एक काम करता हूँ, sin 8a को ब्रेक कर लेता हूँ। sin 8a को ब्रेक करूँगा तो sin 2a तो आपको पता ही होगा 2 sin a cos है। तो अगर मैं sin 8a को ब्रेक करता हूँ तो 2 sin 4a और cos 4a इसमें ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने इसको ब्रेक कर लिया तो मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा ब्रेक कर लूँ, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 2 sin 2a cos 2a और इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, ठीक है। इसमें मैंने ब्रेक कर लिया इसको। अब इसमें ब्रेक करने के बाद मैं tan a से tan 2a निकाल लेता हूँ। तो tan 2a निकालूंगा मैं इधर पे, तो ये निकलेगा 2 tan a मतलब 2/3, अभी मैंने जो आपको फार्मूला बताया, और 1 माइनस tan स्क्वायर है तो 1 माइनस 1/9, तो ये आ जाएगा 8/9, 2/3 8/9, 2/3 8/9, ठीक है। तो ये जो आ जाएगी वैल्यू 18/24 मतलब 3/4 आ जाएगा मेरा tan 2a, ठीक। तो tan 2a मेरा जो आ गया वो 3/4 आ गया। तो मैं इधर लिख लेता हूँ tan 2a जो मेरी वैल्यू है 3/4 है, ठीक है। अब आप ये बताओ tan 2a आपने 3/4 बना लिया, तो मैं इसका एक ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकता ऐसे? ये मेरा एंगल जो 2a हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 नहीं हो जाएगा। अब मैं इधर से वैल्यू रखता जा रहा हूँ 2a की, 2a में मैंने इसे भी कन्वर्ट कर लिया, 2a में मैंने जो निकालना था उसे भी कन्वर्ट कर लिया, और 2 2 जा 4, 4 इंटू sin 2a बोले तो 3/5, cos 2a अगर मैं बोलूँ तो 4/5, ठीक। और मैं इधर से 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 9/25, तो 18/25 इधर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ तो इधर से आ जाएगा 7/25 इंटू 7/25,
तो ये मेरा काम ख़त्म हो गया इसका। ठीक है, अब देखो 4 तियाँ 12 बरसत्ते 84, 84 इंटू 4 मतलब कि 320 और 16, तो 336 ऊपर एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर आ जाएगा। और 25 55 25 625 इधर से। तो आप लोगों को इस पर फार्मूला रिवाइज कराना मेरा मेन उद्देश्य था। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x 576, 4x 534, 5x 702 एंड 12x 1884। तो इस पे करते हैं। खैर इसका तो मैं आपको मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पता है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं इसको करने का तरीका क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3 लिख सकता हूँ, रूट 3x। अगर मैं x कॉमन लूँ तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 3 होगा। और आपको पता होना चाहिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर रूट 3 है तो हमेशा जो x की पावर 6 आएगा वो -1 आएगा। ये आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अब मैं करके दिखा देता हूँ इसका। आप कहाँ गया? इसका स्क्वायर करना था ना, तो एक्स स्क्वायर, हाँ आप एक काम करो इसका स्क्वायर निकालो आप। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसका क्यूब करो आप। कहीं गलती कर दी लग रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट 3x, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर 3 - 2 1, सही तो है। तो क्यूब की वैल्यू है। अच्छा आप एक काम करो इसका क्यूब करो डायरेक्ट, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा? के क्यूब -3 के क्यूब मतलब तो रूट 3 के क्यूब -3 के -3 रूट 3, तो 3 रूट 3 मेरा आ गया 0। हाँ ये तरीका है, मैं 6 निकाल रहा था। तो ये मेरा आ गया 0। अगर मेरा ये 0 आ गया तो मैं इसका जस्ट मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इधर तो 0 आ गया। तो x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x की पावर जो 6 होगा वो -1 आ जाएगा। समझ गए? तो ये तरीका था कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप करोगे तो फिर देरी हो जाएगी पेपर में। आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, तो आइडेंटिटी याद रखें, काम आएगी। तो x की पावर 6 -1 हो गया। अब x की पावर 6 -1 करने का मतलब क्या हुआ? जितनी भी पावर मैं इसकी इवन करता जाऊंगा तो मेरी वैल्यू पॉजिटिव आती जाएगी। लेकिन अगर जैसे ही मैंने ऑड कर दिया तो मेरी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। तो मैं करके देख लेता हूँ। अगर इस वाले टर्म में 6 से डिवाइड करूँ, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 और 6 6 जा 36, तो ये आ गई इवन, पहली वैल्यू आ गई इवन। और इसमें करता हूँ 6 6 जा 84, पहली वैल्यू आ गई 84, वो 48 और 9, तो ये आ गया ऑड, दूसरी वैल्यू मेरी आ गई ऑड। और तीसरी वैल्यू करता हूँ अगर, तो 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 7 जा 40, तो तीसरी भी आ गई मेरी ऑड। चौथी वैल्यू करता हूँ तो ये भी आ गई इवन, क्योंकि लास्ट में 4। तो भाई इवन वाले जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, ऑड वाले माइनस आएंगे सब। तो 3 और 12 मतलब 15,
और 15 और -549, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। आप समझे, मैं इसका x की पावर 6 अगर -1 है, x की पावर अगर मैं 12 निकालूंगा तो इसका स्क्वायर ही तो करना पड़ेगा, तो 1 आएगा। ऐसे ही x की पावर अगर मैं 24 निकालूंगा तब भी 1 आएगा, लेकिन इवन कर दिया अगर मैंने, इसकी पावर मैंने 3 कर दी तो मतलब 18, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो ऑड नहीं करना, ऑड करने में नेगेटिव आ जाएगी, इवन करने में पॉजिटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, बेईमान दूध वाला है, जैसे कि सब होते हैं, प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस इट विद वाटर एंड देयर बाई गेन्स 45%। भाई लेकिन बेचता जो है वो बेचता है कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 रुपये का दूध, 100 रुपये का दूध है, 100 लीटर दूध मान लिया, तो 100 रुपये प्लस 145 लीटर बेच देता है। 45 लीटर जो है वो वाटर है और ये जो है मिल्क है। तो भाई कितना कह रहा है कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, तो पानी तो मेरा 45 है और मिक्सचर अब हो गया जाके 145, ठीक है, इंटू 100। तो अब मैं इसको काटा पीटी करूँगा तो 5 9 जा कर देता हूँ, इधर 5 9 जा कर देता हूँ और 5 2 जा 5 9 जा, तो मेरा 900 बाई 29 आ गया। 920 बाई 9 को मैं लिख सकता हूँ 29 दिए 87 होता है, तो 3 बचे 29 31 पॉइंट समथिंग आएगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्कल कॉल्ड AD एंड BC मीट्स एट अ पॉइंट E outside the circle, BAE 76 and ADC 102, then AEC is equal to। तो भाई मैं पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा सर्कल है। अब क्या होता है, एक कॉर्ड कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है, एक कॉर्ड यहाँ से आ रही होगी मान लेते हैं, और ये मीट करती हैं कहाँ पर, E पे, ये पॉइंट E है, और ये कॉर्ड मैं कर लेता हूँ BAE, ये सेंटर हो गया, तो BAE 76 कह रहा है, ADC 102। अगर मैं इसको BC मान लूँगा तो BAE, ए इसको मानना पड़ेगा, ठीक। तो अगर मैं इसको B कर लेता हूँ तो इसको E करना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा A और इसको करना पड़ेगा D, ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये कह रहा है कि BAE जो है आपका वो 76 है, ठीक है भैया, तो BAE 76 हो गया, और ADC BC है ना, अच्छा BC है, ये जो पॉइंट है वो C है, तो ADC ये D है, तो ADC मतलब कि ये वाला एंगल वो है 102। तो मेरे से पूछा क्या है, AEC किसको इक्वल होगा, AEC मतलब ये डायरेक्ट ये वाला एंगल पूछा है, तो ये एंगल तो पता ही है, ये 102 है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो ये 78 होगा, और जब ये 78 होगा तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, तो 90 में से ये कितना कम है, 12, और ये कितना कम है, 14, तो ये 14 12 26, इस क्वेश्चन में था ही क्या। द सम ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रॉइड of a triangle from its 3 vertices 32 centimeter, if the length of 2 median of the triangle 12 and 15, then find the length of third median of the triangle। Centroid is a distance
ट्राइंगल फ्रॉम 3 वर्टिसेस। ठीक है, तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ प्यारा सा। ठीक है भाई, ये मेरा ट्राइंगल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये सर्किल है वो सेंट्रॉइड, मैं इधर से एक लाइन खींचता हूँ, ये मीडियन, एक मीडियन इधर से ये, और एक मीडियन इधर से ये। ठीक है, इनका नामकरण कर देता हूँ, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है भाई, ये हो गया। अब कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ 2 मीडियन इज 12 एंड 15। आप ये बताओ, मीडियन हमेशा 2:1 में डिवाइड करती है? करती है। मीडियन सेंट्रॉइड से हमेशा 2:1 में डिवाइड करती है। मतलब ये ट्रायंगल है, ये मीडियन है, तो ये हमेशा 2 होगा रेशियो में, ये 1 होगा। मीडियन हमेशा जो सेंट्रॉइड होगा हमेशा 2:1 में डिवाइड करेगी, ये तो पता ही होगा। इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आप लोगों से। तो बस जब ये पता है तो आंसर आ गया। फिर 2:1 अगर मैं 2:1 में से डिवाइड करूँगा और इसकी वैल्यू मान लेता हूँ 12 है, तो 4 2 जा 8, ये हो जाएगा मेरा 8। ये जो वैल्यू हो जाएगी मेरी, ये जो वैल्यू हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी 8। ठीक है, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8, और ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4। इस तरीके से 2:1 में से करूँगा अगर, तो ये हो जाएगी 10 और ये हो जाएगी 5। अब आप खुद ही बताओ, तीसरी वाली मीडियन की लेंथ पूछी है, लेकिन वो कह रहा है कि सभी दूरियों का योग। तो दूरियां तो ये हुई ना 8, वर्टिसेस से दूरियों का योग तो आपके पास दिया हुआ है, तो 8 ये है, 10 ये है, 18। तो बचा कितना, 18, 14, 32। तो इधर तो ये 14 आ गया ना। जब ये 14 आ गया तो 2:1 में डिवाइड करोगे तो 2 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, 7। और तीसरी मीडियन की लंबाई पूछी है, तो 14 + 7 = 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। tan 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा = 1, और थीटा जो है थीटा इज लेस देन 90 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा cos थीटा + 1। ठीक है, मैं सीधे सीधे मेरे को दिख रहा है tan 4 थीटा इधर है, मैं इसको sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो डायरेक्ट बन जाएगा मेरा cos स्क्वायर थीटा। मुझे बाकी सब नहीं पता है, जो मुझे दिख रहा था मैंने वो कर दिया। तो मैंने देखा tan स्क्वायर थीटा जो आ जाएगा वो cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये मेरे को वैल्यू मिल गई। cos थीटा की जगह मैं tan स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूँ, तो इधर बन जाएगा tan 4 थीटा प्लस cos थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा 1। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा मुझे पता है sec स्क्वायर थीटा होता है, तो tan 4 थीटा sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। tan 4 थीटा और sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा जब बन गया, ये वैल्यू ये वाली ये है, तो आप ये बताओ tan स्क्वायर जो थीटा था, तो वो tan 4 जो थीटा था वो cos स्क्वायर थीटा के मैंने इक्वल किया था। अगर मैं इधर से 1/sec स्क्वायर थीटा लिखूं तो tan 4 थीटा और sec स्क्वायर थीटा 1 ही तो आ जाएगा। ये जो पहली वाली ये वाली जो इक्वेशन आई है ये मैंने इधर से निकाली, और ये वाली जो इक्वेशन है जस्ट इसी के तो इक्वल है। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को 1/sec स्क्वायर थीटा लिख दूँ, sec स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो tan 4 थीटा sec स्क्वायर थीटा 1 नहीं आ जाएगा। Let the side of triangle x - 7x + 1 find the hypotenuse of if the triangle is right।
भाई ट्रायंगल राइट कर दिया। अब क्या चाहिए आप लोगों को? एक्स, एक्स माइनस सेवन, एक्स प्लस वन। आपको टेपलेट मैंने कहा था, टेपलेट याद रखो आप। टेपलेट बहुत ही ओवर ज़्यादा टाइम बचाता है। तो एक्स, एक्स माइनस सेवन, एक्स प्लस वन। तो ये एक एक बढ़ रहा है ना, तो ये किसका है? 5 12 13 का है, 7 का डिफरेंस। 5 12 13, क्योंकि इधर पे देखो x से x प्लस वन हो रहा है और इधर पे 7 का डिफरेंस है। तो बस 5 13 13 है, तो 13 हाइपोटेनस हो जाएगी। 1 मिनट सोचना भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। A student calculated the average of 10 three-digit number, but by the mistake he reversed the digit of a number and thus his average increased by 29.7. Find the difference between the unit digit and the 100 digit of a number. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आप सॉरी, एक्स वाई जेड मैंने माना एक नंबर है, ठीक है। आप ये बताओ एक्स वाई जेड को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ? जेड प्लस 10y प्लस 100x, ये लिख सकता हूँ आराम से। अब इसी की दूसरी कंडीशन ये है कि इसी संख्या को मैंने पलट दिया, जेड वाई एक्स कर दिया। तब दूसरी कंडीशन क्या बन गई? 10x 10 नहीं सॉरी 10x कहाँ से? दूसरी कंडीशन जो बन गई वो बन गई x प्लस 10y प्लस 100z। ठीक है भाई, मेरी एक्चुअल नंबर ये थी, लेकिन गलती से मैंने पलट दी तो डिफरेंस जो आ गया एवरेज में वो 29.7 का आ गया। 10 थ्री डिजिट नंबर थी मेरे पास। आप ये बताओ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरी वाली इक्वेशन में, क्योंकि मुझे संख्या के इकाई अंक और सैकड़ा के, तो मतलब जेड माइनस एक्स चाहिए मुझे। तो आप एक कर्म करो, ये दूसरी इक्वेशन जो है ये दूसरी मान लो, ये पहली मान लो। तो आप दूसरी में से पहली सब्ट्रैक्ट करो, तो ये बन जाएगा 99z, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 माइनस 99x 99x, और इसी की जो वैल्यू दी गई है वो 29.7 एवरेज में दी गई है। तो 29.7 इंटू 10 करूँगा मैं, तो 297 आ जाएगी। तो मेरे पास जेड माइनस जो एक्स है वो 297 अपॉन 99 आ जाएगा। 3 जस्ट इसका 3 टाइम तो है, तो जेड माइनस एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा? 3। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी ने 13 वर्ष और 15 वर्ष की आयु वाले 2 बेटों के खातों में 27,440 रुपये 10% की साधारण ब्याज पर जमा की है, जिससे कि उन्हें 18 वर्ष का होने पर समान राशि मिलती है। उसके द्वारा उसके प्रत्येक बेटे के खाते में जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। भाई ऐसा ही तो इसने सेम कर दिया, क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी हो गया। आप ये बताओ, मैं लिखता हूँ ऐसा ही बराबर PRT, ठीक है। तो आप ये बताओ ऐसा ही जो डिपेंड करेगा वो प्रिंसिपल पे करेगा, रेट पे करेगा, टाइम पे करेगा। रेट तो इसने दोनों पे सेम कर दी है, तो इससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और ऐसा ही भी इसने इक्वल कर दिया है, तो मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो P और T का जो रिलेशन बन जाएगा वो इन्वर्सली नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। बस मैंने ये समझाने के लिए आपको बोला है कि एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है। तो P और T का रेशियो मुझे पता चल गया कि इन्वर्सली है। तो मेरा P1 जो P1 बाई P2 आ जाएगा वो हमेशा टाइम का इन्वर्स होगा। टाइम है 13/15,
तो P1 बाई जो P2 आ जाएगा 15/13 आ जाएगा। अब मेरे को क्या कह रहा है, उसके प्रत्येक बेटे द्वारा जमा की गई राशि कितनी है, तो 15 13 28, 28 की वैल्यू है 27,440, 27,440 जो वैल्यू है वो 28 की है। ठीक है, मेरे को पूछी गया है 15,13 की वैल्यू निकालनी है, यही तो है। तो भाई इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप डिजिटल सम लगा सकते हो 8 2 10, या आप एक काम करो, इसका लास्ट में यूनिट डिजिट जो है 4 है, तो या तो ये 3 आएगा इसका लास्ट में डिजिट, या ये आएगा 8, समझे आप लोग, ये आएगा 8 यूनिट डिजिट, ये आएगा 3। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो लास्ट का जो मेरा एक आंसर आएगा वो आएगा 5, और एक आंसर जो आएगा वो 9, 0 जा सकता है। तो 9 और 5 एक तो इसमें बन रहा है, नहीं 3 से करूँगा 5 और 9 आ सकता है, और 1 से करूँगा तो 0 और 4 आ सकता है। तो 5 9 इसमें बन रहा है, 4 0 इसमें बन रहा है, 0 4 इसमें भी बन रहा है, सेम हो नहीं सकते दोनों। तो भाई मेरे को कोई मतलब निकला नहीं, मेरा करना ही पड़ेगा भाई, काटता हूँ और क्या कर सकता हूँ। सेवन से काटते हैं, 7 4 जा 8 28, 7 3 21, 7 3 21 21 6 7 9 जा 66, 7 2 जा 14, और इधर आ गई 0, फिर 4 से काटूंगा, 4 9 जा 36, 4 8 जा 980 का एक बार मल्टीप्लाई करूँगा 15 में, 12 15 नंबर 135, 10 45, 1 47 आएगा एक आंसर ये वाला। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 40 सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर प्रति आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 20 मीटर। ठीक है भाई, करते हैं। ट्रेन की रफ्तार है 54 किलोमीटर प्रति आवर, तो मैं ये लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों को प्लीज़ ये सब सीखना है। 54 तो 5/18 मैं मनी पे कर लेता हूँ, 18 3 54 मतलब 15 आ जाएगी इसकी स्पीड, 15 मीटर प्रति सेकेंड आ गई। 15 मीटर प्रति स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्रॉस करेगी अपनी मतलब ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस एंड प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस तो है 100, तो t + 100 कितने टाइम में करती है, 40 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है, तो ये आ जाएगा 600, तो t की वैल्यू आ जाएगी मेरी 500। तो मैंने t की वैल्यू कितनी निकाल ली, t की वैल्यू मैंने 500 निकाल ली। अब क्या कह रहा है, तो एक बिजली का पोल का मतलब है खुद की लंबाई कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो स्पीड तो मेरी 15 थी, खुद की लंबाई क्रॉस करने में 500/15 का टाइम लगेगा कि नहीं, खुद की स्पीड 15 ही तो थी, 500 की स्पीड, तो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 33 सेकंड के आसपास लगेगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, 10 भुजा वाले एक समभुज की आंतरिक कोण की माप कितनी है। भाई आप लोगों को तो पता होगा, मैंने डाल दिया है रिवाइज कराने के लिए। समबहुभुज वाले आंतरिक कोण की माप कभी भी आपसे पूछे तो आप याद रखना, इंटीरियर एंगल जो होगा, मैं नोट कर देता हूँ, इंटीरियर एंगल जो होगा वो होता है ईच इंटीरियर एंगल, मतलब ईच, तो n-2 180/n ये होता है। ठीक है, और ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है, वो होता है 360/n। ठीक है, तो कई बार बता चुका हूँ पहले भी, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिएगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए n-2
n-2 180 बाई n लगा दूंगा इसमें, तो n-2 मतलब 8, 8 इंटू 180 बाई 10, 10 से 10 गया, 18 8 जा 144। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स और वाई की आय का अनुपात 5:6, उनके व्यय का अनुपात 6:5 है। यदि एक्स 7,000 और वाई 15,000, ठीक है। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तरीका इसका बेस्ट होता है, वो आप देख लो। इनकम का जो रेशियो है वो है 5 और 6। एक्सपेंडिचर जो रेशियो है वो है 6 और 5। और जो सेविंग है उनकी वो है 7 के और 15 के, ठीक है। तो मेरे को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इनकी, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इनकी पॉजिटिव वैल्यू, और इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें पॉजिटिव वैल्यू क्रॉस करा देनी होती है। तो मैं करूँगा 6 6 जा 36, 36 और 25, तो मतलब 11 यूनिट की जो वैल्यू है मेरी वो 15 6 90, 7 5 35, 90 से 35 गए 55, तो के आ जाएगा। तो 11 यूनिट की वैल्यू 55 की आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5 के। तो अब किसकी सैलरी पूछी है, एक्स की है, एक्स की मतलब ये, तो 5 5 जो 25 के। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वांटिटी x vary directly with the square of y and inversely with the cube root of z. If x is equal to 6 when y is equal to 2 and z is equal to 8, find x when y 1 z 7, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, रेलवे और एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में तो अक्सर पूछे जाते हैं। तो भाई मेरे से इसने ये पूछा है कि तो x का मान ज्ञात कीजिए जब y, और x का मान ज्ञात करना है तो मेरे को y क्यों दिया गया है, y x का मान ज्ञात कीजिए जब x का z के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो मुझे y तो बेकार दे दिया गया। देखो ये है ना, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्यूब रूट ऑफ z, मतलब z की वैल्यू 1/3 इस। तो मुझे x और z की दोनों जो वैल्यू दी गई है और मेरे से पूछा है x की वैल्यू, तो y तो मुझे कंफ्यूज करने के लिए इधर दिया गया है। मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, x अगर कांस्टेंट लगाऊंगा बीच में, x इज इक्वल टू k बाई z की पावर 1/3, ठीक है भाई। अगर पहली वाली कंडीशन में सेटिस्फाई कराऊँ इधर पे, तो x इज इक्वल टू 6 रखूँगा, तो मेरी k की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, वो z की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है, 8 8 रखूँगा तो 2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू मेरी इधर से निकल के आ जाएगी 12, k इज इक्वल टू मेरा 12 निकल आया। अब मैं इधर पे क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन पे जो मेरे से पूछा गया है, जब y 1 और z 27 होता है, x का मान याद कीजिए, तो y से मुझे लेना देना नहीं है। तो x का मान मुझे ज्ञात करना है, मैंने k निकाल लिया अपना, k मेरे पास है 12 बटा z की वैल्यू 27 मतलब 3, 27 का 1/3 करूँगा क्यूब रूट, तो 3 ही तो आएगा, तो 3 चौको 12, तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकली, 4। बस इतना ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना होता है, यही अप्रोच, सेम अप्रोच के साथ, तभी भाई आपकी प्रैक्टिस बेस्ट है। चलता हूँ, कल फिर लेके आऊँगा डेली सीरीज़ का, ऐसे ही चलता रहेगा CHSL के एग्ज़ाम तक। ओके बाय, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।